विद्यार्थिनी बहनें, आज हम हिंदी में व्याकरण में समास की चर्चा करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। अब किताब में पेज नंबर 116 पर, कक्षा 9 की जो किताब है उसमें पेज नंबर 116 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है दो शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनता है और उसको संक्षेप या संक्षिप्त करने की जो रचना विधि है उसको समास कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे राजा का कुमार सख्त बीमार है, तो राजा का कुमार में से का लोप हो जाता है और राजकुमार सख्त बीमार था। यह है उपयुक्त वाक्यों में हम देख रहे हैं कि राजा का कुमार का संक्षिप्त रूप राजकुमार हो गया है। दो या अधिक शब्दों का अपने विभिन्न विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। तात्पर्य यह है कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये उसकी परिभाषा है। जब वे दो या अनेक पद एक हो जाते हैं तब समास कहलाता है। समास होने के पूर्व पदों के रूप को, मतलब बिखरे हुए रूप को, समास का विग्रह कहलाता है और समास होने पर बाद में संक्षिप्त रूप को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। ऊपर दिए गए अन्य उदाहरणों में राजा का कुमार समास का विग्रह है और राजकुमार को हम समस्त पद कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे समास के मुख्य 6 भेद माने जाते हैं। इनमें से पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, फिर तत्पुरुष और बहुव्रीहि। यहाँ पर किताब में 4-3 बार लिखा है, बल्कि आगे का क्रम 5वां तत्पुरुष समास और 6ठा बहुव्रीहि समास है। उपयुक्त भेदों में प्रथम 4 समास का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। अव्ययी भाव समास मतलब जिस समास में पहला पद प्रधान हो, मतलब जो शब्द है उसमें पहला पद मुख्य होता है तथा वह शब्द अव्यय हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे तो पहला वाक्य है वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो जिसकी शक्ति है, शक्ति के अनुसार, यथा वैसा का वैसा रहेगा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार तो यथाशक्ति होगा। इस प्रकार क्रिया विशेषण के रूप में यथा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। दूसरे शब्दों में अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद के मिल जाने से बाद में समस्त पद अव्यय ही रहता है। क्रिया विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन और काल में प्रयोग करने पर बदला नहीं जाता, वे अव्यय कहलाता है। अव्यय का अर्थ है वह रूप नहीं बदला जाता, उसका व्यय नहीं होता, और जिसका व्यय नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। इन व्याख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। तो मैंने बताया वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा, तो समस्त पद है यथाशक्ति, जबकि उसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, हर रोज़, दिन ब दिन, इस प्रकार उसका विग्रह होगा। वह आजीवन लोगों की सेवा करता रहेगा, तो आजीवन यानी जीवन भर लोगों की सेवा करता रहेगा। इस प्रकार इसमें अव्यय है और उसका व्यय नहीं होता। इसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण भी देखिए। यथा विधि यानी विधि के अनुसार,
और यथामति तो मति के अनुसार, यथाशीघ्र तो जितना शीघ्र हो, यथोचित जो उचित हो, आमरण यानी मरण तक, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, दिनों दिन यानी दिन ही दिन में, रातों रात यानी रात ही रात में, बेकाम यानी बिना काम के, भरपेट यानी पेट भर के। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। वो सारे के सारे उदाहरण अव्ययी भाव समास के हैं। अब यहाँ पर नीचे स्वाध्याय के लिए आपको समास के पद दिए गए हैं। निर्भय यानी जिसको भय नहीं है, बेकायदा यानी कायदा के बिना, घड़ी घड़ी यानी प्रत्येक घड़ी। इस प्रकार आपको समास का विग्रह करना है और जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल हो तो आप ग्रुप में भेजें, आपको समझा दिया जाएगा। एक बार फिर से अव्ययी भाव समास यानी समास होने से पहले पूर्व पदों के रूप में बिखरे हुए जो पद होते हैं उनको मिलाया जाता है और जब समस्त पद तैयार होता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, वह शब्द अव्यय हो, मतलब उसका व्यय न होता हो और साथ ही साथ उसमें क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया हो, तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दूसरे समास की बात करते हैं। तो दूसरा समास है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, जबकि अव्ययी भाव समास में पूर्व यानी पहला, तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था जिसका अव्यय नहीं होता था और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ कर्मधारय में क्या है? तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता हूँ और उत्तर पद विशेष्य हूँ, या पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हूँ, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। और इस व्याख्या के आधार पर हम देखेंगे तो महापुरुष यानी उसका विग्रह होगा महान पुरुष, पकवान यानी पक व अन्न तो पका हुआ अन्न, सुहास सुंदर है जिसकी हंसी, जो अच्छी तरह से हंसता है उसे सुहास कहा जाता है। सुविचार अच्छा है जो विचार, नवांकुर नव है जो अंकुर, महावीर महान है जो वीर, महात्मा महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर महापुरुष में पहले विशेषण दिया गया है और पुरुष विशेष्य है। इसी प्रकार कभी कभी पहला पद विशेष्य भी होता है और दूसरा पद विशेषण भी होता है। तो यहाँ ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य, या फिर पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अंधकूप यानी अंधा है जो कूप, महाविद्यालय विद्यालय है मगर उसका विशेषण क्या है कि वह महा है, तो महा यानी महान, महान है जो विद्यालय। अणु है मगर कैसे है तो सूक्ष्म, तो उसके लिए समस्त पद बना सूक्ष्माणु और उसका विग्रह हुआ सूक्ष्म है जो अणु। अब यहाँ आप देखेंगे सुलोचना, तो लोचन यानी आंखें, सु यानी सुंदर, सुंदर है जिसके लोचन, तो उसको समस्त पद क्या बना सुलोचना। और इस प्रकार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई समास का विग्रह कीजिए या फिर समास बताइए कि कौन सा समास है। समस्त पद दिया हुआ होगा और आपको बताना है कि ये कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर पहले जो बताए थे वे पूर्व पद विशेषण वाले थे और उत्तर पद विशेष्य थे, मगर अब यहाँ जो दिखाए जाते हैं
उसमें पूर्व पद विशेष्य है, यानी पहला पद जो है, और उत्तर पद विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उचित है मगर क्या, तो न्याय। तो न्याय है जो उचित वह विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद बना न्यायोचित। पद पका, आधा है जो पका, पका हुआ है मगर कितना है, आधा। तो इस प्रकार यहाँ पूर्व पद क्या बनता था, विशेष्य और विशेषण। अब जहाँ व्याख्या में उपमेय और उपमान की बात बताई गई है वो आप देखेंगे तो किसकी तुलना, जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे चरण कमल, समस्त पद का विग्रह होगा चरण रूपी कमल, इसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है। तो इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, आप देखेंगे तो स्त्री रत्न, तो स्त्री रूपी रत्न, देहलता यानी देह रूपी लता, नर सिंह यानी नर रूपी सिंह, ग्रंथ रत्न तो ग्रंथ रूपी रत्न। अब ये जो उदाहरण थे उसमें पहला पद उपमेय था, अब जो उदाहरण आ रहे हैं उसमें पहला पद उपमान हो, ऐसे उदाहरण। तो यहाँ समस्त पद है राजीव लोचन, तो राजीव के समान लोचन, प्राण प्रिय तो प्राणों के समान प्रिय, तो पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है। भुज दंड तो दंड के समान भुजाएं है जिनकी, मृग लोचन तो मृग के समान लोचन। इस प्रकार ये सारे उदाहरण आप देखते जाएंगे। यहाँ ये बताया गया है कि जब पहला पद उपमान हो तो दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार निम्नलिखित समासों का विग्रह आपको खुद करना है, आपको पता चल जाएगा। दुरात्मा तो बुरी है जिसकी आत्मा, नील कमल तो कमल जैसे जिसके नील हैं, नीलांबर। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक के बाद एक इन स्वाध्यायों को अपनी नोट में लिखते जाइए। इसके बाद एक और समास आता है द्विगु समास, बहुत ही आसान समास है, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ समस्त पद का पहला शब्द